नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं आईएएस वॉरियर्स में। और सबके समस्या 17 बीपीएससी मेंस का इससे सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि जीएस जो है आपको आसानी से बच्चे जो थोड़ा बहुत पढ़े हैं कर सकते हैं, लेकिन एसी में उनको इशू आ रहा है। तो हाउ यू कैन राइट ऐसे, इसके हम जितने डायमेंशन है सबके बारे में डिस्कस करेंगे। और ये सीरीज़ मैं कोशिश करूँगा लगातार आपको लाने की, इसमें एकदम स्टार्टिंग से, क्योंकि सारी समस्याएं स्टूडेंट का जो है ना कोई सुनता नहीं है। सब कोई बताएगा कि सोशियो इकोनॉमी हो गया, पॉलिटिकल हो गया, या फिर आपकी कल्चरल हो गया, जितने है इथिकल हो गया, जितनी प्रॉब्लम्स है या फिर जितने डायमेंशन है सारे को खोलने हैं। लेकिन मेन इशू जो है इसको कैसे खोलना है एग्जाम्पल देके कोई नहीं समझाता है। मैं इस सेशन में थोड़ा सा मैं सारी चीज़ को इंट्रो में किन किन बात को ध्यान रखना है, क्या क्या आप इंक्लूड कर सकते हैं, आपका कैसे बॉडी होना चाहिए, कैसे कंक्लूजन होना चाहिए, एक एक चीज़ पे इतना डिटेल में डिस्कस करेंगे। हो सकता है वीडियो थोड़ी सी लंबी भी हो जाए, और आगे के आने वाले सेशन में फिर मैं एग्जाम्पल देके समझाऊंगा कि कैसे सोशियो सामाजिक कैसे क्षेत्र डायमेंशन को खोल सकते हैं। उसके बाद से आप पॉलिटिकल डायमेंशन को कैसे खोल सकते हैं, क्योंकि कोई बता नहीं रहा। सब कोई कहता है कि ये कवर करिए, सामाजिक कवर करिए, राजनीति कवर करिए, लेकिन कोई बताता नहीं एग्जाम्पल देके। मैं एक एग्जाम्पल देके नेक्स्ट वीडियो में आपको उसको भी बताऊंगा कि कैसे कवर करने हैं। और उसके बाद फिर से मैं लोकोक्ति वाला जो है उसको भी मैं डिस्कस करूंगा, जो रीजनल है सारे। तो मेरी कोशिश है कि मेरे पास जितने समय मिल पा रहे हैं उसको अच्छे से अच्छे एनालाइज करके कम से कम आपको कंटेंट में दे सकूं। बस आपका ये दायित्व तो बनता है कि इसको अधिक से अधिक वीडियो को फैलाइए ताकि सारी समस्याओं का समाधान हो सके। ठीक है, बाकी हमारे साथ अगर आप जुड़ना चाहते हैं और ऐसे में चाहते हैं इस तरह का गाइडेंस आपको प्राप्त हो, या फिर कोई भी इशू है, या फिर आपके GS1 GS2 में, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ हमारे साथ आप जुड़ सकते हैं। 1 और 2 फरवरी से एक बैच स्टार्ट हुआ है, लेकिन उस अब नया बैच कोई नहीं आने वाला है, क्योंकि उसमें हम लोग कोई बैच अब स्टार्ट करने में हम लोग सक्षम नहीं है। तो जिनको इनरोल होना है उस बैच में हो सकते हैं, उसको रिकवर करवा दिया जाएगा। तो चलिए मैं आपको बैच के बारे में इन्फॉर्मेशन पहले दे देता हूँ, उसके बाद से हम लोग आएंगे सीधे इसी के टॉपिक पे। बैच के बारे में इन्फॉर्मेशन है कि 30+ टेस्ट होंगे, जिसमें आपके सेक्शनल फुल लेंथ दोनों होने वाले हैं। एक वीक में 2 टेस्ट होगा, GS1 GS2 और एसी का होगा। टेस्ट टॉपिक दिया जाएगा, उसका नोट्स स्टडी मटेरियल दिया जाएगा, पूरा हिस्ट्री का दे दिया गया है। अगर आप जुड़िएगा तो फिर आपको पर्सनल चला जाएगा। टेस्ट व्हाट्सएप ग्रुप से होगा, फीडबैक, पर्सनल मेंटरशिप, रैंक्स, मार्क्स, टॉपर्स, कॉपी, मॉडल आंसर, और आपको ऑनलाइन क्लासेस इसके कुछ यूट्यूब पे तो कुछ आपके गूगल मीट पे अवेलेबल कराए जाएंगे। ठीक है, ये बैच स्टार्ट नहीं होगा, 1 फरवरी से जो बैच होगा उसी में एनरोल आपको होना है। और आप अभी फ़ी जो है 1500 हम लोग ले रहे हैं। आप 91 17 16 63 47 नंबर एक बार मैं आपको दिखा दूं, ताकि अगर आपको लेना है तो हमको इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। नीचे नंबर शो कर रहा है 9117166347। इसमें कॉल नहीं लगेगा, आप क्या कर सकते हैं, इसमें हमको व्हाट्सअप मैसेज करिएगा, हम रिस्पॉन्स करेंगे। आइए हम लोग मुद्दे पर चलते हैं। और एसी को हम लोग गाइड भी उसमें करते हैं। आपको एसी का टेस्ट भी होता है, उसका फीडबैक भी होता है। तो केवल पढ़ने से ऐसे नहीं होगा, आपको लिखना भी पड़ेगा। कैसे लिखना पड़ेगा सारी चीज़ें हम लोग बताएंगे। चलिए हम सीधे टॉपिक पे चलते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक और चीज़ बता दूं कि 17 बीपीएससी मेंस का सारा मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है, हिस्ट्री का, पॉलिटी का, उसके बाद से आपके DI का और एसी का भी बना दिया है। जो भी वीडियोज एसी के मेरे मिलेंगे आपको उसी में उपलब्ध हो पाएंगे। ठीक है, चलिए हम लोग आते हैं अब टॉपिक पे। एसी जो है ना, एसी और जीएस में अंतर ये है कि जीएस के जो डायमेंशन पूछा जाएगा, माने कि आर्थिक प्रभाव पूछ रहा है, सामाजिक प्रभाव पूछ रहा है, केवल सोशियो पूछ रहा है तो सोशियो को खोलना है। लेकिन एसी में आपके है ना ब्रॉड माइंडेड है। इसमें जो है सबसे मतलब कि सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि इसमें आप सोचने के लिए आप एकदम फ्री हैं कि आप सोशियो इकोनॉमी हो गया, कल्चरल हो गया, पॉलिटिकल हो गया, या फिर वर्ल्ड लेवल हो गया, उसके बाद एनवायरमेंटल हो गया, एथिकल हो गया, सारे डायमेंशन को आप अपने हिसाब से खोल सकते हैं। ठीक है, अगर अभी की बात किया जाए तो लगभग 70% मार्क्स जो होता है एसी में, टॉपर्स के मार्क्स मिले हुए हैं, तो 70% मार्क्स अच्छे मार्क्स कहलाएंगे। लेकिन हाँ, अगर 160 से नीचे जाते हैं तो आपको क्या होगा, डिसएडवांटेज होगा और आपका रिजल्ट रुक सकता है। ठीक है, तो इसीलिए ऐसे में अच्छा करने की कोशिश करिए। मीडियम मायने नहीं रखता, इस बार इंग्लिश मीडियम का मार्क्स कम आया, लेकिन जरूरी नहीं कि हर बार ऐसे होंगे। 68 में हर चीज़ बैलेंस था। ठीक है, चलिए अब किन सावधानियों को बरतना है ये ध्यान रखना है। सबसे पहले तो 700 से 800 वर्ड्स में आपके इसे लिखना है, क्योंकि यूपीएससी में 1200 वर्ड्स होते हैं, तो दोनों का जो है मॉडल दोनों का अलग होगा। ठीक है, सबसे पहले टेस्ट टॉपिक जो टॉपिक होगा उसका सिलेक्शन सबसे बड़ा चीज़ होगा, क्योंकि आपके सेक्शन 1 में, सेक्शन 2 में, सेक्शन 3 में 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और उसमें से एक आपको अटेम्प्ट करना पड़ता है हर सेक्शन से। यानी कि 3 क्वेश्चन 100 मार्क्स, 1 क्वेश्चन 700 to 800 वर्ड्स में आपको क्या करने होते हैं, रिस्पॉन्स करने होते हैं, उसके आंसर देने होते हैं। अब आपके टॉपिक सिलेक्शन कभी भी आप ध्यान रखिएगा कि कभी भी जैसे लोग जीएस में कहते हैं ना कि थोड़ा सा अटपटांग टाइप का प्रश्न हम सेलेक्ट करेंगे। सपोज करिए महिला सशक्तिकरण पे आया है, वुमेन एम्पावरमेंट पे आया है, तो ये जरूरी नहीं है कि आप थोड़ा सा हट के सोचिए, टफ टॉपिक लीजिए। नहीं,
ये अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारने के बराबर है। ऐसा भी हो सकता है कि एवरेज से थोड़ा सा अच्छा मार्किंग इसमें हो सकता था, दूसरा टॉपिक को समझा नहीं पाइएगा तो उसमें मार्क्स क्या हो जाएंगे आपके काफ़ी कम होंगे और रिजल्ट रुक सकता है। तो कभी भी टेस्ट जो टॉपिक होगा टॉपिक सिलेक्शन सही से करिएगा और जो पॉपुलर टॉपिक्स है उसको सेलेक्ट करिएगा, उस पर आप अच्छा कर सकते हैं, या फिर जिस पे आपको कमांड होगा उस पर कर सकते हैं। कभी भी एसी में आपको हेडिंग्स नहीं देना है। लिखता है ना कि आर्थिक कारण, जैसे जीएस में हम लोग लिखते हैं, ये सब नहीं लिखना है, आर्थिक लिख के इसका उसके बाद से दो चार चीज़ और इस सावधानियां पहले बता रहा हूं, तब जाके डिटेल में हम इसमें एनालिसिस करेंगे। फ्लो चार्ट आपको नहीं बनाने हैं ऐसे ऐसे करके, जो जीएस में आप फ्लो चार्ट बनाते हैं इस बात का ध्यान रखना है। ये डायग्राम्स नहीं बनाने हैं, मैप नहीं डालने हैं, बुलेट पॉइंट्स नहीं लिखना है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके बाद से अगले टॉपिक पे चलते हैं। तो अगला पॉइंट्स है कि फिलोसफिकल एसे जो होता है उसमें कोटेशन का यूज नहीं किया जाता है। इंपॉर्टेंट थिंग्स कि जो भी आप फिलोसफिकल एसे होगा, जैसे दर्शन शास्त्र जैसे होता है, जैसे कि कहा जाता है कि ब्रह्म का ज्ञान, या फिर हो सकता है कि अंबेडकर वर्सेस गांधी, तो इस तरह के जितने भी फिलोसफिकल एशे होते हैं, दर्शन वाले एशे होते हैं, उसमें आप कभी भी आप कोटेशन का यूज़ नहीं कर सकते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, नहीं तो आपको एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट ज़रूरी है। उसमें आप जो है उसके भी कई सारे तरीके हैं कि उसमें क्या यूज़ करेंगे, मैं आपको बता दूंगा कि आप क्या कोटेशन के बदले आप क्या यूज़ कर सकते हैं, मैं उसको भी मैं आपको आगे चल के बता दूंगा इन सब चीज़ों को, ठीक है। तो आप उसमें जो है, अब आते हैं अगले टॉपिक पे। 2-3 पैरा एक पेज में आप कोशिश करिए लिखने का, कम भी चलेगा, लेकिन ज़्यादा पैराज भी नहीं होने चाहिए एक पेज में, यानी कि 5-6 पैराज नहीं, ये दिक्कत कर जाएगा, क्योंकि ऐसे नहीं वो फ्लो टूट जाएगा 5-6 पैरा में, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। कभी भी इंग्लिश लिखना है तो बिटवीन ऐसे मत लिखिएगा, गवर्नमेंट ऐसे अगर आदत है तो इसको आदत को सुधार लीजिए, काफ़ी हानिकारक हो सकता है आपके लिए। अगला है ड्यू टू रिस्पेक्ट पीएम, सीएम, फाइनेंस मिनिस्टर, इनका कभी भी लगाइए तो हिंदी में श्रीमती ये सब लगा के श्रीमान ऐसे करके लिखिएगा, क्योंकि रिस्पेक्टिव ये क्या है, पोजीशंस है, ठीक है। कोहेरेंस इज नॉट ब्रेक। कोहेरेंस क्या कहते हैं, कोहेरेंस का मतलब होता है कि फ्लो टूटना नहीं चाहिए, मतलब एक टॉपिक को दूसरे टॉपिक से इंटरकनेक्ट होना जरूरी है। ऐसे का सबसे इंपॉर्टेंट थिंग्स इज कोहेरेंस इज नॉट ब्रेक, ठीक है। तो कोहेरेंस कभी टूटना नहीं चाहिए। फैक्ट्स फिगर्स लिमिटेड होने चाहिए। अब ये नहीं कि पूरा फैक्ट, कई लोग कहते हैं कि पूरा फैक्ट ही भर देंगे ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे, वो जीएस के लिए अप्लाई होगा। कभी भी आपके फैक्ट्स फिगर्स जो होंगे इसी के लिए अप्लाई नहीं होते हैं। ओरिजिनलिटी नॉट कॉपी, कभी भी किसी ऐसे की कॉपी किसी का नहीं करिएगा। किसी के कॉपी से सीख सकते हैं, लेकिन अपनी ओरिजिनलिटी दिखाइएगा कि आप क्या सोच रहे हैं और आप क्या बताना चाह रहे हैं, ये ज़्यादा ज़रूरी है। और अपना सिंपल लैंग्वेज और एक्सप्रेशन जरूरी है, किसी का कॉपी करने की कोशिश ज़्यादा नहीं करना। हाँ, सीखना है, भले सीखना, कॉपी करना, दोनों में डिफरेंस होता है। आगे आते हैं तो टोटल एसे के 3 पार्ट्स होते हैं, और तीनों पार्ट्स में हम लोग पूरा डिटेल में हम लोग एनालिसिस आज करने वाले हैं। सबसे पहले इंट्रो होता है, इंट्रो के बाद से बॉडी होता है, उसके बाद से कंक्लूजन होते हैं। और शुरुआत हम लोग इंट्रो से करेंगे। और इंट्रो जैसे कि आपने देखा होगा ना कि मूवी वगैरह आता है, तो एकदम सेम जो एसे या फिर जीएस के क्वेश्चंस होते हैं, इसका इंट्रो में भी वही हालत है। इंट्रो में मानिए कि एसे यूपीएससी में जो पूछे जाते हैं 1200-1300 वर्ड्स में लिखने होते हैं, उसमें इंट्रो जो होता है 100 से 150 वर्ड्स होते हैं, लेकिन इसमें ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। आप सिंपल सी कह सकते हैं कि इंट्रोडक्शन इज नथिंग, इट इज़ द ट्रेलर ऑफ द मूवी। मतलब ये क्या है, एक ट्रेलर है मूवी का, कि जब भी कोई मूवी आता है तो ट्रेलर उसमें बताया जाता है। और ध्यान रखिएगा कि टेल देम व्हाट यू आर डूइंग देम, मतलब कि आप क्या कर सकते हैं और क्या बताना चाह रहे हैं, बस इतना ही बताना है इंट्रो में। क्योंकि बॉडी जो होता है उसमें टेल देम, उसको बताइए कि क्या करेंगे हम, लेकिन इंट्रो में क्या होगा कि टेल देम व्हाट यू आर डूइंग, व्हाट यू आर गोइंग देम, क्या आप करने जा रहे हैं, बस इतना बताना है। जैसे कि आपको पता होगा कि जब भी कोई मूवी आती है तो ट्रेलर ओनली हिंट्स व्हाट यू कैन एक्सपेक्टेशन, ठीक है। आप मूवी मतलब कि आप उसमें जानना चाहते हैं कि हिंट्स देता है कि एक्सपेक्टेशन क्या है मूवी का, बस इतना बताना होता है। बट इट इज डज नॉट रिवील द मूवी, ये कभी भी मूवी को रिवील नहीं करता है। तो आपकी इंट्रो भी आना ऐसा होना चाहिए कि थीम्स झलके उसमें, लेकिन कभी भी इसको रिवील नहीं करना है। समझ मेरी बातों को, कि कभी भी ऐसे में इंट्रो में कभी रिवील नहीं करना है कि हम आपको आगे क्या करने वाले हैं, बस ये बताना है कि आगे क्या करने वाले हैं, लेकिन क्या करना है ये नहीं बताना। ये चीज़ें आगे समझ में आएगी जब हम आपको इसको डिटेल में तीनों पार्ट को हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। बस ऐसा कह सकते हैं कि बस एग्जामिनर को ये बताना होता है कि आइडिया टू एग्जामिनर व्हाट यू कैन एक्सपेक्टेशन इन एसे, यू शुड नॉट एग्जैक्टली रिवील व्हाट यू कैन
राइट इन द एसे। मतलब ये आपको रिवील नहीं करना है एग्जामिनर को हम आपके एसे में लिखना क्या है, बस आपको थोड़ा सा हिंट्स देना है कि हम ये लिखना चाह रहे हैं, लेकिन बताना नहीं है इंट्रो में ही हर चीज़, क्योंकि आपको कभी भी ट्रेलर रिलीज होगा तो आपको पहले ही पता चल जाए कि यार मूवी जो है ऐसा है, तो कोई देखने नहीं जाएगा। और आपके ट्रेलर खतरनाक होगा तो ब्लॉकबस्टर हो जाती है मूवी, और पहला ही सप्ताह में ज़्यादा लोग देखने के लिए जाते हैं। तो इन सारे मैटर्स को ध्यान रखना है। और चलिए हम लोग बारी बारी से आते हैं इंट्रो में किन किन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। आते हैं सबसे पहले इसमें, तो ये लिखा हुआ है वही चीज़ मैं जो डिटेल में एनालिसिस कर रहा था यहाँ पर कि रिलेवेंट्स टू द थीम ऑफ एसे। ये पॉइंट्स को ध्यान रखना है कि कभी भी इंट्रो जो होगा ना, रिलेवेंट्स टू द थीम ऑफ द एसे, एसे के थीम्स को शो करे, बस आपको ऐसे होना चाहिए कि अगर कह रहा है कि महिला का राजनीतिक सशक्तिकरण, तो आपको ये लाइन दिख जाना चाहिए कि महिला का राजनीतिक सशक्तिकरण, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट हम करने वाले हैं, बस थीम दिखना चाहिए। ठीक है। अब ये सारे एग्जाम्पल्स जो है ना, ज़्यादा एग्जाम्पल देके एक वीडियो में लाऊंगा, नेक्स्ट वीडियो, उसमें मैं एक ऐसे ही ले लूंगा, क्योंकि वो चीज़ कोई नहीं कर रहा है, मैं वही चीज़ करता हूँ जो स्टूडेंट को प्रॉब्लम्स होती है। तो कोई ऐसे दिखा नहीं रहा है कि कैसे लिखेंगे लाके, वो मैं करूँगा कि एक ऐसे का वीडियो लाऊंगा और उस ऐसे में एक टॉपिक लेके जो PYQ में पूछा गया है, और उसमें बताऊँगा कि कैसे कैसे चीज़ों को लिखेंगे हम, और ये आपको ये जो दिखेगा वीडियो, वहीं आप उस चीज़ को रिलेट कर पाएंगे। ठीक है। आगे देखिए, तो सजेशन ऑफ योर अप्रोच टू द एसे, सजेस्टिव अप्रोच होना चाहिए आपके एसे का, इस बात को ध्यान रखना चाहिए। ठीक है। आगे देखिएगा, तो कैप्टिवेटिंग एंड इंटरेस्टिंग होना चाहिए, मतलब कि प्रभावशाली आपका होना चाहिए, मनोरंजन कह सकते हैं कि मनोरंजन हिंदी में कहे तो मनोरम होना चाहिए आपका, जो क्या है आपका एसे का इंट्रोडक्शन है। ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट थिंग्स है, आप कोटेशन यूज करते हैं, लेकिन आज तक कोटेशन के बारे में आप नहीं जानते हैं। कोटेशन जब भी ऐसे में आपको यूज करना है, तो अगर आपको पता है कि इस आदमी का कोटेशन है, इस महान व्यक्ति का कोटेशन है, और उसका नाम आपको लिखना है, नाम याद आ रहा है, कभी भी गलत नाम नहीं लिखना है, तो डबल इन्वर्टेड कॉमा में आपको उसको इंडिकेट करना है। लेकिन अगर उसका नाम बाय द वे भूल रहे हैं आप, या फिर आप उसका नाम नहीं याद कर पा रहे हैं, तो उसको सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में घेर के छोड़ दीजिएगा। डबल में कब करना है, जब आपको नाम पता हो, यहाँ पे नाम लिख दीजिएगा, डबल में कर दीजिएगा। सिंगल में कब करना है, जब आपका नाम इसका पता नहीं हो। जब नाम याद नहीं है आप लिख सकते हैं कुछ भी, और जरूरी नहीं है, आप कोशिश करिए। जैसे मैं टेस्ट में हम लोग फीडबैक देते हैं तो हम लोग कहते हैं कोटेशन लिखिए, इसलिए कहते हैं कि आपको आदत लगे, लेकिन जरूरी नहीं है कि अगर याद नहीं है अगर जबरदस्ती वहाँ पे कुछ भी घुसेड़ना है गलत सही, नहीं, ये नहीं करना है। नहीं याद आ रहा है तो छोड़ दीजिए, अब क्या करिएगा। गलत लिखने से अच्छा है कि जो लिखिए सही लिखिए, नाना मामा से अच्छा है काना मामा। ठीक है। चलिए अब नीचे से थोड़ा सा आते हैं कि ऐसे में जो कोटेशंस भी होंगे ना, ज़्यादा बोरिंग मत करिएगा। 3-4 कोटेशंस एक ऐसे के लिए काफ़ी होता है, ज़्यादा कोटेशन भी ऐसे में देना ये क्या होता है, हानिकारक साबित हो सकता है आपके लिए। तो ये रहा सारा ऐसे के लिए, और 1-2 पॉइंट्स और है उस पर हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट थिंग मैं बताने वाला हूँ कि जब भी आप फिलोसफिकल ऐसे लिखिएगा, दार्शनिक ऐसे लिखिएगा, तो उसमें कभी भी आपको कोटेशन यूज़ नहीं करना है। ठीक है। कभी भी कोटेशन आपको यूज़ नहीं करना है। इसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं, एक मैं तरीका बता दे रहा हूँ आपको, तो एनेक्डोट्स यूज़ कर सकते हैं। एनेक्डोट्स क्या होता है मैं बता दे रहा हूँ, इंग्लिश वर्ड है एनेक्डोट्स। एनेक्डोट्स का मतलब हो गया कि एक शॉर्ट कथा, लघु कथा कह सकते हैं, कि कोई कहानी बता दीजिए। सपोज करिए गरीबी दिखाना है, तो आप कहिए कि सीता है और एक गीता है। इंट्रो की मैं बात कर रहा हूँ। सीता के पास पैसे उतने नहीं है जितना गीता के पास है, इसीलिए इसके पापा जो है इसको शहर नहीं भेज पा रहे। इस तरह से कोई स्टोरी को एज्यूम कर लीजिए। महिला सशक्तिकरण बताना है, महिला इंपावरमेंट बताना है, तो उसमें स्टार्टअप्स को किसी को एज्यूम कर लीजिए कि प्रिया नाम की कोई लड़की है और अपना स्टार्टअप्स खोल के वो क्या कर रही है, छोला भटूरे बेच रही है, चाहे चाय का दुकान। तो इस तरह से आप स्टोरी एज्यूम कर सकते हैं, और इस स्टोरी को कहा जाता है एनेक्डोट्स। ठीक है। तो आप ऐसे में जब भी आपको फिलोसफिकल ऐसे होगा तो उसमें एनेक्डोट्स का आप यूज़ कर सकते हैं, वो सबसे बेटर होता है एक स्टोरी की तरह। और ध्यान रखिए, कभी भी इंट्रो लिखिए ना, तो कभी भी आप अगर लिख रहे हैं कि मानिए दोहा वगैरह, जैसे एक आपका कबीर वाला जो दोहा है, एक और दोहा है, अगर उसको लिख रहे हैं तो उसको अर्थ लिखना पड़ेगा कि इसका अर्थ क्या होता है। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि कई लोग जो होते हैं ना केवल दोहा लिख के छोड़ देते हैं, तो इससे आपको काम नहीं चलेगा। जब भी अगर कोई दोहा लिख रहा है तो दोहा का थोड़ा सा कोशिश करें कि इसका अर्थ आप लिखे, तो आपके लिए क्या होगा, सबसे ज़्यादा बेटर माना जाता है, ऐसा कहा गया। जैसे कि एक दोहा में आपको एग्जांपल देके बता रहा हूँ कि है ना कि रहीमन पानी रखिए बिन पानी सब सून। इस दोहे में रहीम जो कहना चाह रहे हैं कि इस दोहे का अर्थ क्या है, थोड़ा सा नीचे जाके दोहा लिख दीजिए, उसके नीचे जाके थोड़ा सा अर्थ बताइए शॉर्टकट में कि इस दोहे का अर्थ क्या है, कि पानी की अहमियत है और इसका हमें संरक्षण करना चाहिए, इसका बस ये ध्यान रखिए। तो ये सब अर्थ वगैरह बता सकते हैं आप। एनेक्डोट्स के बारे में मैंने बता दिया कि फिलोसफिकल जो ऐसे होते हैं उसमें हम लोग कोटेशन नहीं यूज़ करके एनेक्डोट्स यूज़ करते हैं, ये आपने देख लिया। चलिए अब हम थोड़ा सा सिंपल सी बात है, सीधे पहुँचते हैं हम लोग इंट्रोडक्शन के बाद से मेन बॉडी पे।
चलिए मेन बॉडी पे जाने से पहले हम लोग चलते हैं थोड़ा सा कंक्लूजन पे, और या फिर हम लोग स्टेप वाइज ही चलते हैं। चलिए मेन बॉडी पे ही चलते हैं, उसके बाद कंक्लूजन पे चलेंगे, ठीक है। जैसे कि आपको पता है कि एसे की लिमिट्स होती है लगभग 700 से 800 वर्ड, जिसमें आपके 500 से 600 वर्ड्स क्या होने चाहिए, आपकी मेन बॉडी होना चाहिए। मेन बॉडी क्या होता है, चलिए इसको हम लोग लेके चलते हैं। मेन बॉडी को सब कोई कहता है कि मल्टी डायमेंशनल होना चाहिए। इसमें 7-8 डायमेंशन आपके दिखने चाहिए। मल्टी डायमेंशनल का मतलब हो गया कि आपके अप्रोच जो होंगे ना, सारे फील्ड का होना चाहिए। जैसे हिस्टोरिकल अप्रोच हो गया, सोशल अप्रोच हो गया, सोशियो अप्रोच हो गया, पॉलिटिकल अप्रोच हो गया, इकोनॉमिकल अप्रोच हो गया, एथिकल अप्रोच हो गया, कल्चरल हो गया, इन्वायरमेंटल हो गया। हिंदी वाले भी ध्यान रखिए, इतना तो इंग्लिश आपको आता ही होगा। लेकिन इस सारे क्षेत्र को खोलने के लिए आपको उदाहरण के तौर पर देखिएगा, मैं आपको उदाहरण देकर समझा रहा हूं ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाए, ठीक है। बाकी मैं फिर कह रहा हूं कि अगला वीडियोस लाऊंगा, उसमें आपको एक ऐसे लेके मैं खोल के दिखाऊंगा कि, क्योंकि यही कोई नहीं बता रहा कि हिस्टोरिकल क्या हो सकता है, सोशल क्या हो सकता है, पॉलिटिकल क्या हो सकता है, इकोनॉमिकल क्या हो सकता है, इथिकल क्या हो सकता है, कल्चरल और इन्वायरमेंटल क्या हो सकता है। लेकिन फिर भी मैं एक आइडिया बता दूं कि सपोज करें कि वुमेन एम्पावरमेंट पर लिखना है, तो आप बताइए कि प्राचीन काल में कुछ महिलाएं थी जो क्या सशक्त थी, कवित्री वगैरह हुई, उनका एग्जाम्पल दे सकते हैं। उसके बाद मेडिवल हिस्ट्री में आइएगा तो आप देखें रजिया सुल्तान का एग्जाम्पल। मॉडर्न में कुछ एग्जाम्पल दे सकते हैं कुछ महिलाओं का, वो भी आपका इंपॉर्टेंट हो सकता है। उसके बाद से सोशियो में क्या हो सकता है कि महिलाओं को जो शुरू से समस्याएं आ रही, सती प्रथा, पर्दा प्रथा, ये सारी जो प्रॉब्लम्स आ रही उसको बताए। पॉलिटिकल क्या हो सकता है और इसको कैसे दूर करेंगे ये भी बताइए। पॉलिटिकल क्या होता है, पॉलिटिकल का मतलब हो गया कि राजनीतिक सशक्तिकरण, मतलब कि महिलाओं को देखिए कि कहीं कहीं आरक्षण, कितना आरक्षण मिल रहा है, नौकरी में आरक्षण है, उसके बाद से पंचायती राज में आरक्षण है, ये सारी चीज़ें आपको है, तो ये पॉलिटिकल हो गया, ठीक है। या फिर वर्ल्ड लेवल पे भी इसको खोलना हो तो चले जी अदर कंट्रीज़ में, तो वहाँ पे देखिएगा जॉर्जिया मेलोनी हो गया, या फिर कई देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री महिलाएं पहली बार बनती है। एग्जाम्पल्स आप यूज़ कर सकते हैं, एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट होते हैं। इकोनॉमिकल हो सकता है कि स्टार्टअप्स का एग्जाम्पल ले सकते हैं, कोई स्टार्टअप्स कर रहा है। इथिकल क्या हो गया, इथिकल मतलब कि समाज में ऐसे सुवर्निटी हो गया या फिर इंटीग्रिटी हो गया, समाज की ऐसी चीज़ों को, नैतिकता को दिखा सकते हैं जो महिलाओं के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कल्चरल आपको पता है, सांस्कृतिक महत्व जो महिलाओं को रहा है उस पर चले जाएगा। इन्वायरमेंटल आपको पता है, उसके हिसाब से कनेक्ट कर लीजिए, क्योंकि इस टॉपिक पर हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, एक जब एग्जाम्पल लेंगे तब। मल्टी डायमेंशनल हमने 7-8 डायमेंशन आपको बताया, कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, लगभग 7 डायमेंशन। आपकी कभी भी एसे जो होंगे ना, आर्गुमेंट्स होना चाहिए। ऐसे में कुछ आर्गुमेंट्स देना जरूरी है। आर्गुमेंट का मतलब क्या, तर्क। अब कहिए कि इसको सरकार ये कर रही है, सरकार काफ़ी अच्छा प्रयास कर रही है। अरे भाई, अच्छा प्रयास करने से नहीं होगा, सरकार ने क्या प्रयास किया उसका फैक्ट फिगर दीजिए, तब ना आपके तथ्य कि आप क्या हैं, विवेकानंद आप थोड़े हैं, अरस्तु थोड़े हैं कि आपकी बात में मानी जाएगी। तो आप कभी भी फैक्ट्स फिगर्स का आर्गुमेंट देना पड़ेगा और उसको सेटिस्फाइड करना पड़ेगा फैक्ट फिगर से, तभी चीज़ें हो पाएंगी, नहीं तो ऐसे आपको आपके किसी भी बात की वैल्यू नहीं दी जाएगी, ठीक है। चलिए अब नीचे आते हैं और क्या क्या इसमें प्रोस्पेक्टिव होते हैं आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने दिखाया है कि आप डायमेंशन में जाइएगा तो डायमेंशन हमने तो 7 पार्ट खोल दिया है, 7-8 पार्ट, लेकिन उसमें एक एक पार्ट में आपके क्या होंगे, प्रोस्पेक्ट्स क्या होंगे, इशूज क्या होंगे, चैलेंजेस क्या होंगे। प्रोस्पेक्ट मतलब कि क्या पॉजिटिव रिजल्ट अभी तक आया है, इफ़ यू हैव अचीव समथिंग, अगर आप कुछ अचीव किए हैं इस सेक्टर में, अगर कोई क्वेश्चन आया है, अगर उस सेक्टर में कुछ गवर्नमेंट ने अचीव किया है तो उस अचीवमेंट को बताइए। जैसे कि हो सकता है डेवलपमेंट ऑनलाइन एजुकेशन, ये क्या है, पॉजिटिव इंपैक्ट है आपका, तो इसको दिखाइए कि डेवलपमेंट ऑनलाइन एजुकेशन क्या है, प्रोस्पेक्ट्स है, ठीक है। ये हो गया। सपोज करिए कि जैसे कि यूनिवर्सल हेल्थ कवर, यूनिवर्सल हेल्थ कवर का मतलब सबको स्वास्थ्य की सुविधाएं, तो इशूज़ क्या हो सकता है, इसका एग्जांपल देखिए मैं बता रहा हूँ। इशूज़ का मतलब एक तरह प्रॉब्लम्स हो गए भी, तो इशूज़ जो होते दिखते हैं, जैसे डॉक्टर्स की क्या है, कमी है, रूरल अर्बन का डिफरेंस है, जिसके कारण क्या होगी, स्वास्थ्य सुविधाएं, हमको हेल्थ सुविधाएं नहीं मिल पा रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर का इशूज़ है, तो ये सारे इशूज़ हैं। तो आपके सारे में आपको इशूज़ दिखाना पड़ेगा, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, सारा इशूज़, सब में जाके इशूज़ को भी आप डिस्कस कर सकते हैं, इशू टाइप का रहे इशे। तो चैलेंजेस जो आते हैं इसमें, क्या चैलेंजेस है, चैलेंजेस का मतलब हो गया कि पॉलिटिकल विल हो गया, कि मतलब राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी हो सकती है कि इसमें कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा होगा। लैक ऑफ गवर्नमेंट हो सकता है कि लैक ऑफ गवर्नमेंट इंटरेस्ट हो सकता है कि गवर्नमेंट इस पर काम नहीं करना चाह रही होगी, मतलब काम करना नहीं चाह रही होगी, ऐसे नहीं लिखना है, मैं एक बात कह रहा हूँ। उसके बाद से एक्सपेंडिचर ऑफ ऑन हेल्थ कह सकते हैं कि एक्सपेंडिचर हेल्थ पे कम किया जा रहा होगा, नॉट अटेंशन ऑन हेल्थ, ये ऐसी भी हो सकता है। तो ये सब क्या है कि प्रोस्पेक्ट्स है, आपके इशूज़ है, इसके चैलेंजेस कह सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोगों अगले सेक्टर पे चलते हैं। अब इंपॉर्टेंट थिंग आपका कंक्लूजन। कई लोग कंक्लूजन क्या समझ लेते हैं ना, लोगों को लगता है कंक्लूजन मीन्स क्या, कंक्लूजन मतलब कि समरी। आपको ध्यान रखना है, कंक्लूजन इज नॉट समरी, इट इज़ द फ्यूचरिस्टिक विजन। कंक्लूजन को कई लोग समरी समझ लेते हैं कि जितना मैंने ऐसे लिखा है ना उसको क्या करें, समराइज करके क्या करें, खत्म करें, ये कंक्लूजन हो गया। नहीं मेरे भाई,
मार्क्स नहीं मिलेंगे। कंक्लूजन 50 से 70 शब्दों में जितना आपका इंट्रो लिखना है लगभग उतना ही रखना है आपको। ये जो है ना, डू नॉट समराइज नहीं करना है। ये क्या है, ये फ्यूचरिस्टिक अप्रोच है, कह सकते हैं वे फॉरवर्ड है, मतलब कि आगे की राह कह सकते हैं, लेकिन आगे की राह लिख के नहीं लिखना है, आपको बताना है। डू नॉट स्टार्ट ए फ्रेश आर्गुमेंट, ठीक है। लास्ट में जाके कोई नया मुद्दा मत बनाइए आप, ठीक है। न्यू आइडियाज, न्यू कंसेप्ट ये सब देने की कोशिश मत करिए। डू नॉट हैव ए ऑप्लोजेटिक टोन। कभी भी आप ऑप्लोजेटिक टोन में देखिए, मतलब ये कहने का मतलब मैं किस मुद्दा का मतलब समझा दे रहा हूँ आपका, कि कभी भी ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए। ऑप्टिमिस्टिक का मतलब हिंदी में कह सकते हैं आशावादी होना चाहिए, कि लगे कि हाँ सुधार संभव है। विजनरी होना चाहिए, जो दिखे हमको ये चीज़ें क्या हो सकती है। फ्यूचरिस्टिक होना चाहिए, जो फ्यूचर में फ़ायदा है। इस तरह का कंक्लूजन आपका होना चाहिए वे फॉरवर्ड में, ठीक है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेके आपको समझा दे रहा हूँ कि वायलेंस अगेंस्ट वुमेन्स अगर आ गया, ठीक है, तो इसका वी फॉरवर्ड क्या हो सकता है। देखिए वी फॉरवर्ड कभी भी ना दो वे में हो सकते हैं। एक तो हो सकता है शॉर्ट टर्म गोल, और एक ये हो सकता है लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म में मैं कितना अच्छा एग्जांपल देकर समझा रहा हूँ, सुनिए किस तरह से कंक्लूजन कई तरह से आप लिख सकते हैं। ये आपका पता है माइंड ब्रॉड करेगा आपको। एक लेक्चर में ऐसा लगेगा कि आप अच्छा खासा लिख लीजिएगा, और आगे का 1-2 सेशन लाएंगे तो आप इसमें गदगद हो जाइएगा, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म में क्या हो सकता है कि प्रॉपर पेट्रोलिंग नाइट, भाई ये तो कम समय में कर सकते हैं ना, कि जल्दी ये किया जा सकता है अप्लाई। जैसे शॉर्ट टर्म का मतलब कि जल्दी अप्लाई कर सकते हैं, कि पुलिस का पेट्रोलिंग लगा दीजिए ना जल्दी से जल्दी, ताकि क्या हो, महिलाओं को वायलेंस जो है या फिर प्रॉब्लम्स जो आ रही हैं उसको दूर किया जा सके। दूसरा हो सकता है कि महिला पुलिस स्टेशन का एस्टेब्लिशमेंट कर सकते हैं, ये भी क्या है, शॉर्ट टर्म है, जल्दी किया जा सकता है। फिर हो गया एस्टेब्लाइज्ड महिला एक मोहल्ला कमेटी हो गया, ये बड़ा चर्चा में, एस्टेब्लाइज मोहल्ला कमिटीज़, इसको बना सकते हैं। सेल्फ डिफेंस आप सिखा सकते हैं कि महिलाएं अपने आप को आत्मरक्षा कैसे कर सकती हैं। तो ये क्या हो गया, सारे शॉर्ट टर्म अप्रोच हो जाएंगे वे फॉरवर्ड में। ये सारा निष्कर्ष की मैं बात कर रहा हूँ, कंक्लूजन की। अगर लॉन्ग टर्म की बात की जाए तो लॉन्ग टर्म में क्या हो सकता है कि जेंडर सेंसिटाइजेशन हो सकता है, कि जेंडर को क्या कर सकते हैं, इसको खत्म करने की हम लोग बात कर सकते हैं। मोरल एजुकेशन हो सकता है कि स्कूलों में क्या, क्योंकि ये जल्दी खत्म नहीं होगा भाई, ये खत्म किया जा सकता है। स्कूलों में एजुकेशन देना है, अगर मोरल एजुकेशन देना है कि महिलाओं के साथ ऐसा होना चाहिए वैसा, तो आज एजुकेशन दे के आएगी तो जरूरी नहीं आज ही अप्लाई हो जाएगी, लॉन्ग टर्म होगा, ठीक है। तो एक तो अप्रोच हो गया शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म पे आप क्या कर सकते हैं, अपना वे फॉरवर्ड लिख सकते हैं। और एक बहुत ही बेहतरीन तरीका मैं बता रहा हूँ, और इसके बाद एक और तरीका बताऊंगा, कोई आप इसमें से यूज़ कर सकते हैं, या तो ऊपर वाला कर सकते हैं या फिर ये कर सकते हैं। एक इंडिविजुअल लेवल पे रखिए, डायग्राम नहीं बनाना है, मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ। एक रखिए आपको सोसाइटी लेवल पे, एक रखिए नेशनल लेवल पे, और एक रखिए क्या, इंटरनेशनल लेवल पे। अब मैं आपको एग्जांपल देकर समझा रहा हूँ कि आप इंडिविजुअल लेवल पे क्या क्या कर सकते हैं, कि ट्रेन टू सेल्फ डिफेंस, महिलाओं को क्या कर सकते हैं, इंडिविजुअल स्तर पे उसको ट्रेन कर सकते हैं कि अपने आत्मरक्षा कर सकें। सोसाइटी लेवल पे क्या हो सकता है, अवेयरनेस बढ़ा सकते हैं, ठीक है। आपके नेशनल लेवल पे क्या कर सकते हैं, लॉ बना सकते हैं, एक्ट्स ला सकते हैं, जिसके माध्यम से किया जाता है। इंटरनेशनल लेवल पे आप क्या कर सकते हैं, ये बड़ा इंटरनेशनल स्तर पे यूनाइटेड नेशन का एक सुप्रा ऑर्गेनाइजेशन जो है, ये बड़ा चर्चा में रहा था, ये इस्टेब्लिश किया गया था महिलाओं की आत्मरक्षा के लिए। तो ये जो है आप अप्रोच जो है शुरुआत कहाँ से करेंगे, इंडिविजुअल से, किसी भी एसेज वगैरह में, उसके बाद सोसाइटी से, सोसाइटी के बाद से किस में, नेशनल लेवल पे, नेशनल के बाद से इंटरनेशनल लेवल पे। ये क्या मैं बता रहा हूँ, ये आपकी कंक्लूजन बता रहा हूँ कि कंक्लूड ऐसे कर सकते हैं, काफ़ी आपको फायदा होगा। कंक्लूजन का एक और मैं तरीका बता रहा हूँ। कंक्लूजन का ये तरीका हो सकता है सोशली हो सकता है, पॉलिटिकली हो सकता है, इकोनॉमिकली और एथिकली हो सकता है। सोशली का मतलब हो गया कि आप बताइए कि एजुकेशन का अवेयरनेस बढ़ाइए समाज में, स्ट्रीट प्लेस करा के, मतलब कि नुक्कड़ नाटक वगैरह करा के आप बताइए कि हाँ समाज में हम ऐसे इनको क्या कर सकते हैं, इनको सुझाव दे सकते हैं ठीक करने का। पॉलिटिकल क्या हो सकता है कि पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन बढ़ा सकते हैं, जैसे कि पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन मतलब समझ ही सकते हैं कि महिलाओं को राजनीति में आरक्षण वगैरह लगातार बढ़ रहा है, उसकी बात मैं कर रहा हूँ। इकोनॉमिकल का मतलब फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट कह सकते हैं, मतलब स्टार्टअप्स वगैरह हो गया। और इथिकल मतलब समझ गया कि इंटीग्रिटी सोवरेनिटी, मतलब कि आप कह सकते हैं कि उनको समाज में एक तरह से नैतिक शिक्षा लोगों को देके, इस तरह से हम कर सकते हैं। तो ऐसे का कंक्लूजन आप ऐसे कंक्लूड कर सकते हैं। कैसा लगा सेशन, सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप इस वीडियो को लगातार शेयर करिएगा, क्योंकि जितना प्यार मिलेगा इस वीडियो पे उतना ही लगातार मैं वीडियो लाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मेरे पास कोई टाइम की कमी है, लेकिन फिर भी मैं लगातार वीडियो ऐसे वाला सेशन पे लाने की कोशिश करूंगा। हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं और गाइडेंस अच्छा चाहते हैं तो 9117166347 पे क्या कर सकते हैं, व्हाट्सअप करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। सेशन कैसा लगा अपना कमेंट जरूर दीजिएगा। अगर आप वीडियो देख रहे हैं
क्योंकि वीडियो बहुत लोग देखता है लेकिन कमेंट्स उसमें नहीं करते हैं, क्योंकि इसका मोटिवेशन मिलता है कि हाँ मैंने जो इतना मेहनत किया, क्योंकि इसको वीडियो को बनाने में मुझे 3-4 घंटा मेहनत करना पड़ा, उसके बाद से इस वीडियो को लाया हूँ, क्योंकि क्या प्रॉब्लम्स है एग्जैक्टली स्टूडेंट के साथ मैं वो समझाने की कोशिश किया हूँ। और अगले वीडियो में एक ऐसे लेके मैं आपको दिखाऊंगा कि जो मैंने पीछे डिस्कस किया था वो कैसे अप्लाई हो पाएगा, क्योंकि मैं लिख के बताऊंगा तो ज़्यादा समझ में आएगी, क्योंकि ज्ञान ऐसे दे देने से ज़्यादा समझ में नहीं आता, प्रैक्टिकल अप्रोच ज़्यादा समझ में आता है। लेकिन ये वीडियो देखना जरूरी था आपके लिए, उसके बाद उस वीडियो को कंटिन्यू करिएगा। प्लेलिस्ट सबका मैं बना दिया हूँ एसेस वगैरह का, आप वहाँ से जाके हमारी वीडियोस को एंजॉय कर सकते हैं, चाहे हिस्ट्री का हो गया, चाहे पॉलिटी का हो गया, चाहे एसे का हो गया। पॉलिटी का एक ही है, DI का 2 वीडियोस है। ठीक है, समझने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। जरूर अपना फीडबैक दीजिएगा। लव यू ऑल।